बच्चों, आज हम लेने जा रहे हैं लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक रसायन शास्त्र विषय की इकाई 11 का हल। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आपको बता दें कि ये जो वीडियो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक साथ रहेगा, जैसा कि हम पिछले वीडियो से करते आ रहे हैं। और इसको पढ़ने के लिए आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में इस पीडीएफ की आपको लिंक दी जा रही है, उस लिंक से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। इस इकाई 11 से कुल आपको 7 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें 2 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के और 1 प्रश्न होगा 3 अंक का। इस तरह से कुल 7 अंक के प्रश्न इस इकाई से आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं। पहले यहाँ पर दिया हुआ है 2 अंक का प्रश्न, कास्ट स्प्रिट किसे कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा उत्तर है, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल को कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। पहले इसका निर्माण लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल, मेथेनॉल, एसीटोन, एस्टिक अम्ल व जल का मिश्रण से किया जाता था। आजकल इसका निर्माण कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरित अपचयन से निम्नानुसार किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले रक्त तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करके हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण, जिसे जल गैस कहते हैं, इसे बनाया जाता है। फिर इस जल गैस को हाइड्रोजन की और अधिक मात्रा के साथ मिश्रित करके CuO, Cr2O3 और ZnO उत्प्रेरक के ऊपर, जो कि 500 केल्विन पर गर्म होते हैं, 200 वायुमंडल दाब पर संपीड़ित करके प्रवाहित किया जाता है, जिससे बनता है मेथेनॉल CH3OH। चलिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए व्हाट इज वुड स्प्रिट? तो सेम आंसर, methyl alcohol or methanol is also called wood spirit. Previously, it was made from pyroligneous acid, mixture of methanol, acetone, acetic acid and water, derived from distillation of wood. Nowadays, it is formed by catalytic reduction of carbon monoxide as follows, in which firstly red hot carbon is treated with water vapor, then forms water gas, mixture of hydrogen and carbon monoxide. Now this water gas is mixed with hydrogen and passed over heated CuO, Cr2O3 and ZnO catalyst, then forms methyl alcohol CH3OH. करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ से 3 अंक के प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न इसमें, अल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, एथिल अल्कोहल का उपयोग शराब के रूप में बहुत होता है, इसलिए इस पर भारी उत्पादन कर लगाया जाता है। किंतु अल्कोहल का उपयोग विभिन्न उद्योगों में भी होता है, इसलिए औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले अल्कोहल पर उत्पादन कर नहीं लगाया जाता है। उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अल्कोहल का शराब के रूप में दुरुपयोग रोकने के लिए रेक्टिफाइड स्पिरिट में मेथेनॉल 10 से 15% और पिरिडीन जैसे विषैले पदार्थ मिला दिए जाते हैं। अब यह अल्कोहल पीने योग्य नहीं रहता है, किंतु औद्योगिक कार्यों के लिए उपयुक्त रहता है। इस विषैली रेक्टिफाइड स्पिरिट को मेथेलिक स्पिरिट या विकृतीकृत अल्कोहल कहते हैं तथा इस क्रिया को अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। इसका उपयोग पेंट, वार्निशों और दवाइयों के बनाने में तथा विलायक के रूप में होता है। भारतवर्ष में हल्का कोटचोसिन और पिरिडीन अल्कोहल को विकृत करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।
ठीक है, तो ये आपका बेहतरीन उत्तर रहेगा। फिर इसके बाद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल? सो आंसर इज ethyl alcohol is mostly used as wine, hence it is heavily taxed, but alcohol is also used in different industries, hence ethanol used for industrial purpose is duty free. To prevent the use of industrial alcohol for drinking purpose, it is made unfit for drinking by mixing some poisonous substances such as methanol 10 to 15% and pyridine in rectified spirit. Now, this alcohol is not useful for drinks, but can be used for industrial work. This poisonous rectified spirit is called methylated spirit or denatured alcohol. Methylated spirit or denatured is alcohol, and this action is called denaturation of alcohol. It is used in the preparation of paints, varnish and medicines, and as a solvent. In India, light cotcocine and pyridine or mineral naphtha are used for denaturing alcohol. Correct, this is correct answer. Then next क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है, किण्वनीकरण क्रिया को समझाइए। तो बहुत सिंपल सा साधारण सा उत्तर होगा, किण्वनीकरण आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। क्या है, संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिकों जैसे यौगिकों एंजाइम के द्वारा संकीर्ण कार्बनिक यौगिकों के अपघटन करने को किण्वनीकरण कहते हैं। अल्कोहल तथा शराब बनाने की किण्वन बहुत पुरानी विधि है जो आजकल भी प्रयुक्त होती है। जब शर्करा के विलयन को साधारण ताप पर कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं, तब इसमें झाग उठने शुरू हो जाते हैं और ईस्ट डालने पर झागों का बनना और तीव्र हो जाता है। इस प्रक्रिया में शर्करा कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में अपघटित हो जाती है। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। ये आप सिंपल सा यहाँ पर रासायनिक समीकरण भी याद रखेंगे और ये भी लिखेंगे, क्या है, C6H12O6, ये किण्वन से क्या बनाता है, C2H5OH एथेनॉल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। सो आंसर इज, the process of slow decomposition of complex organic compound into simpler compound by the activity of nitrogenous substance enzyme is called fermentation. Fermentation is the oldest method for preparing alcohol and wine and is used even today. When a sugar solution is left open for a few days at ordinary temperature, frothing starts in it, which increases on adding yeast. In this process, sugar is decomposed into carbon dioxide and ethanol. This process is called fermentation. Then after, chemical equation is C6H12O6 tends to C2H5OH plus CO2 and energy. Correct? This is the chemical chain in fermentation process. Then next question is, अगला प्रश्न है, अल्कोहल के क्वथनांक संगत ईथरों से उच्च होते हैं क्यों? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, अल्कोहल में उसके अनेक अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के अणुओं को वाष्पित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः अल्कोहल के क्वथनांक उच्च होते हैं। ईथर के अणु एकल अवस्था में ही रहते हैं, अतः इसका क्वथनांक कम होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये आप दिखा देंगे कि किस तरह से
जो अल्कोहल ROH अल्कोहल के अणु है वो किस तरह से हाइड्रोजन बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चलिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इस क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन में बात करते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन कोरिस्पॉन्डिंग ईथर्स। देन करेक्ट आंसर इज in case of alcohol there is a strong intermolecular hydrogen bonding between the molecules of alcohol and ether molecules remains in a single state. So alcohol required much energy or much more energy to evaporate than ether molecules. In other words, we can say that the alcohol molecules are in associated form due to hydrogen bonding. So the boiling point of alcohol is very high than ether and then represent hydrogen bond between alcohol molecule ROH and in between ROH hydrogen bond. Correct. So this is the correct answer. चलिए अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न है अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं क्यों? बहुत अच्छा सा सिंपल सा आंसर होगा। फिनॉल अम्लीय होते हैं यह संभवतः मेसोमेरिक प्रभाव के कारण होता है। मेसोमेरिक प्रभाव के कारण फिनॉल निम्नलिखित रूपों का अनुनाद संकर होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए ये फिनॉल है C6H5OH और ये 4 अनुनादी संरचनाएं बनाता है। तो इस तरह से पहले से फर्स्ट से लेकर 5th तक 5 अनुनादी संरचनाओं का यह अनुनाद संकर होता है। ठीक है, मेसोमेरिक प्रभाव के कारण ऑक्सीजन परमाणु धन आवेश प्राप्त कर लेता है। ऐसा ऑक्सीजन O सिंगल बॉन्ड H आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है जिससे प्रोटॉन की मुक्ति सहज हो जाती है। फलस्वरूप फिनॉल अम्लीय स्वभाव प्रकट करने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिनॉल अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय होते हैं। इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अल्कोहल एवं फिनॉल का आयनन निम्न प्रकार से होता है। देखिए अल्कोहल ROH ये आयनीकरण पर RO- और H+ आयन बनाता है, मतलब अल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोजन धन आयन। साथ में जो फिनॉल है वो आयनीकरण पर फिनॉक्साइड आयन C6H5O- और प्रोटॉन H+ आयन देता है। ठीक है, अब यहां पर जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वह अनुनाद के द्वारा, उसमें अनुनाद होता है और अनुनाद के द्वारा वह स्थायी हो जाता है, अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और इस वजह से इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। चलिए देखें, अल्कोहल और अल्कोक्साइड दोनों को केवल एक सूत्र के द्वारा संतोषजनक तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए इनमें से कोई भी अनुनाद के द्वारा कोई अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त नहीं करता है। फलस्वरूप अल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ प्रबलता से जकड़ा रहता है अर्थात जुड़ा रहता है और अल्कोहल लगभग उदासीन यौगिक या एक अत्यंत दुर्बल अम्ल के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन एक से अधिक संरचनाओं के अनुनादी संकर होते हैं। फिनॉल 1 से 5 जैसा कि अभी आपने पहले देखा था 1 से 5 संरचनाओं का अनुनादी संकर है। फिनॉल की द्विध्रुवीय संरचनाएं 3 से लेकर 5, फिनॉक्साइड आयन की संरचनाओं 8 से लेकर 10 की तुलना में कम स्थायी होती हैं। अतः फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की तुलना में अधिक स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण फिनॉल का आयनन साम्य दाईं ओर अर्थात फिनॉक्साइड आयन निर्माण की ओर विस्थापित रहता है।
जबकि एल्कोहल में एल्कोक्साइड निर्माण की ओर आयनन साम्य स्थापित नहीं रहता है। फलस्वरूप फिनॉल एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय लक्षण दर्शाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इन इंग्लिश, phenols are more acidic than alcohol. Why? Then correct answer is phenol is strongly acidic in comparison to alcohol. It is possible due to the mesomeric effect. Because of mesomeric effect, phenol is a resonance hybrid of the following forms. These are following forms of phenol, resonating structures of phenol, first to fifth. Then due to mesomeric effect, oxygen atom attains a positive charge, hence it attracts an electron pair of O single bond H bond towards itself, and the elimination of proton becomes easy. As a result, phenol exhibits acidic character. Since resonance is not possible in alcohol, hence its hydrogen atom is strongly bonded with oxygen. Consequently, alcohol starts behaving as an inert compound or as a weak acid. The strong acidic character of phenol is comparison to alcohol can be explained as below. Alcohols and phenols ionize as below. See, alcohols on ionization forms alkoxide ion with proton, whereas phenol on ionization forms phenoxide ion with proton. This phenoxide ion gets stabilized by resonance. See, these are resonance structure of phenoxide ions formed due to resonance by the mesomeric effect. Then alcohol and alkoxide ion both can be represented by a single structure satisfactorily. Therefore, none of these acquire additional stability by resonance. Consequently, the hydrogen atom of hydroxyl group of alcohols is firmly attached with oxygen, and alcohol behaves as a neutral or approximately weak acidic compound. On the contrary, phenol and phenoxide ion both are resonance hybrid of more than one structure. Phenol is a resonance hybrid of structures first to fifth, whereas phenoxide ion is a resonance hybrid of structures 6 to 10. The dipolar structure third to fifth of phenol are less stable in comparison to the structure of 8th to 10 of phenoxide ion. Therefore, phenoxide ion attains greater stability in comparison to phenol, due to which the ionization equilibrium is shifted towards right hand side, that is the direction of phenoxide ion formation, whereas ionization equilibrium is not shifted towards alkoxide formation in alcohols. As a result of it, phenols exhibit strongly acidic character in comparison to alcohols. Correct? This is the correct answer. फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। 3 अभिक्रियाएं दी हैं, कोल्बे सिमिट अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया और राइमर टीमन अभिक्रिया। चलिए हम पहली अभिक्रिया की बात करते हैं। पहली अभिक्रिया यहाँ पर है कोल्बे सिमिट अभिक्रिया। तो यहाँ पे ध्यान दें, जब फिनॉक्साइड को CO2 के साथ एक बंद नली में उच्च दाब व 400 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तब सोडियम सैलिसिलेट बनता है। ये कहती कोल्बे अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए, ये है C6H5ONa, सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है 400 केल्विन टेम्परेचर पर
उच्च दाब पर, मतलब एक बंद नली में। तो पहले बनता है सोडियम सैलिसिलेट, जो अम्लीय माध्यम में सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। ठीक है, चलिए दूसरी अभिक्रिया यहां पर दी हुई है युग्मन अभिक्रिया। ये है क्षारीय माध्यम में फिनॉल डाइएजोनियम लवण के साथ पैरा स्थान पर युग्मन करता है और पैरा हाइड्रोक्सी एजो यौगिक बनाता है। युग्मन करता है और पैरा हाइड्रोक्सी एजो यौगिक बनाता है। देखिए यहां पर यह है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये फिनॉल से पैरा स्थिति का जो हाइड्रोजन रहता है उसके स्थान पर जाकर के जुड़ जाता है क्षार की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, और बनाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। यह है युग्मन अभिक्रिया फिनॉल की। फिर तीसरी दी हुई है रीमर टीमन अभिक्रिया। बहुत आसान सी अभिक्रिया है ये भी, कि कहती है कि जब फिनॉल के क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है तब ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। देखिए फिनॉल C6H5OH, यह है फिनॉल। ठीक है, जब इसे क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले एक मध्यवर्ती बनता है और ये मध्यवर्ती बाद में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का मिश्रण बनाता है। ठीक है, हाँ यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि यहाँ पर आप क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करने पर ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल अर्थात सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग करने पर ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है, और यदि उसके स्थान पर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं क्लोरोफॉर्म के स्थान पर, तब यहाँ पर प्राप्त होगा ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ये अभिक्रिया कहलाती रीमर टीमन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस, कोलवे सिमेट रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन, एंड गुड आंसर इज फर्स्ट इज कोलवे सिमेट रिएक्शन। सो when sodium phenoxide is heated with CO2 in a closed tube at high pressure and 400 Kelvin, sodium salicylate is formed। तो यहाँ देखिए बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन रहेगी। सोडियम फिनेट और सोडियम फिनॉक्साइड is heated with carbon dioxide in a closed tube, that means high pressure at 130 to 140 degree Celsius temperature, then firstly forms sodium salicylate and this reacts in acidic medium, forms salicylic acid। करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड है कपलिंग रिएक्शन। इन अल्कलाइन मीडियम फिनॉल कपल्स विथ डाइओजोनियम सॉल्ट एट पैरा पोजीशन and forms para hydroxy azo compound। C, benzene diazonium chloride coupled with phenol at para position and in presence of alkali and forms para hydroxy azo benzene। This is coupling reaction। Now third reaction is Reimer-Tiemann reaction। This says when alkaline solution of phenol is heated with chloroform, ortho and para hydroxy benzaldehyde are formed। Ortho and para hydroxy benzaldehyde are formed। C, when phenol treated with chloroform and base, this gives mixture of ortho and para hydroxy benzaldehyde, firstly forms intermediate which gets converted into mixture of ortho and para hydroxy benzaldehyde। Also remember when carbon tetrachloride is used instead of chloroform, ortho and para hydroxy benzoic acid, ortho and para hydroxy benzoic acid are formed। See, when phenol is treated with carbon tetrachloride then forms ortho and para hydroxy benzoic acid। अगला प्रश्न है
डाई एथिल ईथर के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो बहुत आसान सा आंसर है, डाई एथिल ईथर के 3 उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलों के साथ मिलाकर यह निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा, रेजिन, वसा, तेल और गोंद इत्यादि के विलायक के रूप में। और तीसरा, प्रशीतक के रूप में ईथर और शुष्क बर्फ ठोस CO2 का मिश्रण -110 डिग्री सेल्सियस से भी कम ताप पर प्रशीतलन उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। क्वेश्चन इज, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ डायएथाइल ईथर। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ डायएथाइल ईथर। सो आंसर इज, फॉलोइंग आर द 3 यूजेस ऑफ डायएथाइल ईथर। Number 1, it is used as an anesthetic agent. For this, it is mixed with alcohol and chloroform. Then, second is, it is an excellent solvent in laboratory and industry. It acts as a solvent for oils, fats, wax, plastics, and liquors. Then next is, when rapidly evaporated, it produces intense cooling, and hence it is used as a refrigerant. A mixture of ether and dry ice, solid CO2, gives a temperature as low as -110 degree Celsius. Then next question is, अगला प्रश्न है, फिनॉल तथा अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करो। तो बहुत सिंपल है, देखिए लिटमस परीक्षण, फिनॉल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, लिटमस पेपर को। अल्कोहल लिटमस पेपर को प्रभावित नहीं करता है। ब्रोमीन जल परीक्षण, फिनॉल अपने ब्रोमो व्युत्पन्न का हल्का पीला श्वेत अवक्षेप देता है और जो अल्कोहल है वो ये परीक्षण नहीं देता है। आयोडोफॉर्म परीक्षण, फिनॉल इसके साथ कोई क्रिया नहीं करता है, मतलब आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। और अल्कोहल, प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल I2 एवं NaOH के साथ क्रिया करके आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप देते हैं। NaOH के साथ क्रिया, फिनॉल NaOH से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड लवण बनाता है और जो अल्कोहल है इसके साथ कोई क्रिया नहीं करता है। FeCl3 परीक्षण, जो फिनॉल है FeCl3 से बैंगनी रंग का संकुल बनाते हैं और अल्कोहल इसके साथ कोई क्रिया नहीं करता है। Then for English medium student, question is, explain the differences between alcohol and phenol. Then answer is, difference between alcohol and phenol is, difference between alcohol and phenol, testing, litmus test. Phenol's blue litmus turns to red. Alcohol, they do not affect litmus paper. Bromine water test. Phenol gives a light yellow or white precipitate of its bromo derivative, and alcohol do not provides this test. Iodoform test. Phenol does not do any action with it, and alcohol, the primary and secondary alcohol reacts with I2 and NaOH to give a yellow precipitate of iodoform. Next is action with NaOH. Phenol reacts with NaOH to form sodium phenoxide salt, and alcohol does not do any action with it. FeCl3 test forms a purple colored complex from FeCl3, and alcohols does not do any action with it. अगला प्रश्न है, विलियमसन की अविरल ईथरीकरण विधि क्या है, समझाइए। तो बहुत सिंपल सा उत्तर है, आसान सा उत्तर है। डायएथिल ईथर को अल्कोहल के आधिक्य में सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। अभिक्रिया 2 पदों में होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, पहले C2H5OH डायएथिल ईथर H2SO4 जो कि सांद्र रहता है उससे 110 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करता है और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। फिर दूसरे पद में, पहले पद में बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः एथाइल अल्कोहल के दूसरे अणु से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करता है
और डायएथिल ईथर के साथ में H2SO4 को मुक्त कर देता है। ठीक है, उपयुक्त समीकरणों से स्पष्ट होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः उत्पन्न हो जाता है जो एथेनॉल को पुनः ईथर में बदल देता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इसलिए इस विधि को विलियमसन की ईथरीकरण की निरंतर विधि अथवा विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि अथवा अविरल ईथरीकरण विधि भी कहते हैं। वास्तव में यह क्रिया निरंतर नहीं चलती है। सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया में बनने वाले जल से तनु हो जाता है और इसकी कुछ मात्रा SO2 में अपचयित भी हो जाती है। इसलिए समय समय पर इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ मात्रा डालते रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाट इज विलियमसन continuous etherification process. Then correct answer is diethyl ether is prepared by heating excess of ethyl alcohol with concentrate H2SO4 at 140 degrees Celsius. The reaction proceeds in two steps. In first step, diethyl alcohol reacts with concentrate H2SO4 at 110 degrees Celsius temperature and forms ethyl hydrogen sulfate. This ethyl hydrogen sulfate at 140 degrees Celsius temperature reacts with another molecule of ethyl alcohol and forms diethyl ether. Correct? Then the above mechanism of the reaction was given by Williamson. In the above reaction, H2SO4 acts as a catalyst and is not used up in the reaction. Thus, theoretically, a small quantity of alcohol into ether, theoretically a small quantity of sulfuric acid is enough to convert a limited quantity of alcohol into ether. This method is therefore termed as continuous etherification process, but actually this process is not continuous and the reaction comes to an end unless fresh amount of sulfuric acid is added from time to time. There are two reasons for it. First is the water eliminated during etherification dilutes the concentrate H2SO4, and second is a part of H2SO4 is lost on account of its oxidizing action on alcohol, the acid itself being reduced to sulfurous acid. दिस इज द करेक्ट आंसर। देन अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रोपेन 1-ऑल का क्षारीय KMnO4 विलयन द्वारा ऑक्सीकरण, फिनॉल के साथ CH2 एवं Br2 में और फिनॉल के तनु HNO3 के साथ। राइट ओनली द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट इज प्रोपेन 1-ऑल ऑक्सीडेशन बाय अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4. Second is in CH2 and Br2 with phenol, and third is with dilute HNO3 of phenol. Then correct answer is firstly C, propane 1-all CH3 CH2 CH2OH when treated with alkaline solution of KMnO4, क्षारीय KMnO4 से जब हम इसे क्रिया कराते हैं तब इसका नवजात ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होकर के प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2COOH बनता है और जल बाहर निकलेगा। ठीक है, सेकंड यह है फिनॉल ब्रोमीन के साथ। तो ये ध्यान रहे, फिनॉल की क्रिया जब ब्रोमीन जल से होती है, ठीक है, व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर देन दे गिव्स 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। फिनॉल ब्रोमीन जल से क्रिया करके 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल बनाता है। लेकिन अगर यहीं पर ये क्रिया आप CH2 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस से कराते हैं तो फिनॉल CH2 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर Br2 के साथ क्रिया करके ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का मिश्रण देता है। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ Br2 in presence of CH2 at 0 degree Celsius temperature, this gives mixture of ortho and para bromophenol. Correct? Then third is
फिनॉल विथ डाइल्यूट HNO3, फिनॉल तनु HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से. सो सी व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HNO3, जब फिनॉल तनु HNO3 से क्रिया करता है तो ये ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण बनाता है. When phenol reacts with dilute HNO3, it gives a mixture of ortho and para nitrophenol. तो विद्यार्थियों, ये था आपका इस इकाई के प्रश्न बैंक के प्रश्न और उनके सही उत्तर. चलिए, अब ये इसके बाद यहाँ पर ये आपको लिंक दी हुई है. आप इस लिंक के माध्यम से ये PDF डाउनलोड करके भी अपना अध्ययन कर सकते हैं. ठीक है, तो पढ़ते रहिए. अब हम अगली इकाई का हल लेके आएंगे अपने अगले वीडियो में. अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं.